सत्र 4 मिलते हैं हमारी नींव हमारी आधारशिलाएं कार्यक्रम में कनाडा के वरिष्ठ साहित्यकारों से बातचीत कर रही हैं आशा बर्मन, जो स्वयं एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और एक काव्य संग्रह कहीं अनकहीं प्रकाशित कर चुकी हैं। हम मिल रहे हैं आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी, अचला दीप्ति कुमार और डॉक्टर भारतेंदु श्रीवास्तव से। सभी श्रोताओं को आशा बर्मन का नमस्कार। साहित्य के विश्व रंग में सभी का स्वागत। यह कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम विश्व रंग का एक भाग है। हम उनके मुख्य आयोजक, उस विश्वविद्यालय के चांसलर श्री संतोष चौबे जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कनाडा को इस विराट कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है कनाडा के हिंदी विकास की आधारशिलाएं। आज इस कोरोना काल में विश्व के अनेक देशों के अनेक हिंदी प्रेमी सभी एक सूत्र में बंध गए हैं। कनाडा में अब हिंदी की प्राय सभी विधाएं जैसे कविता, कहानियां, नाटक, लेख, व्यंग सभी की रचनाएं हो रही हैं और सबके प्रकाशन भी हो रहे हैं। पर यह सारा विकास मात्र गत 50 वर्षों में ही हो पाया है। इसके पीछे कई लोगों का अथक परिश्रम है, अनेक लोगों का प्रयास है। विकास की इन्हीं बिंदुओं पर आज की वार्ता है और आज हम इस सत्र में तत्कालीन 3 महानुभावों से आपका परिचय करवाएंगे, पर उसके पूर्व हमारे कनाडा के हिंदी विकास की एक झलक। 7वें दशक तक एक बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ आके बस गए थे। धीरे धीरे एक बार व्यवस्थित होने पर उनमें हिंदी के प्रति रचनात्मक लेखन में अपनी उन्होंने रुचि दिखाई। फलस्वरूप हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, कवि सम्मेलन तथा हिंदी की संस्थाओं का आविर्भाव हुआ। जहां तक के पत्र पत्रिकाओं का संबंध है, सर्वप्रथम रघुवीर सिंह जी ने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था विश्व भारती, और उसके पश्चात तो नव भारत टाइम्स, हिंदी संवाद, संगम इत्यादि अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। 1998 में श्री श्याम त्रिपाठी जी ने चेतना का प्रकाशन आरंभ किया, जो आज तक निरंतर अबाध गति से प्रकाशित वे कर रहे हैं और अब तो ये ऑनलाइन भी हो गई है ताकि विश्व के अनेक लोग उसमें जुड़ सकें। एक और क्रांतिकारी घटना हुई और वो ये कि 2002 में हिंदी राइटर्स गिल्ड के निदेशक श्री सुमन कुमार घई जी ने एक वेब पत्रिका निकाली, उसका नाम रखा साहित्य सुमन, साहित्य कुंज। और ये साहित्य कुंज कनाडा की प्रथम वेब पत्रिका है। इसमें भारत से भी अनेक लोग अपनी रचनाएं प्रकाशित करने के लिए भेजते हैं। एक और बात है कि इसमें पुराने हमारे विद्वानों की अनेक रचनाएं आपको मिल जाएंगी। और अभी तो इस वर्ष हिंदी राइटर्स गिल्ड ने क्या आरंभ किया है कि फेसबुक लाइव एक कार्यक्रम आरंभ किया है। ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम है जिसमें टोरंटो के 2 रचनाकार और भारतवर्ष के कुछ प्रसिद्ध रचनाकार साथ में जुड़ते हैं और आत्मीयता से बातचीत करते हैं। इससे हमारे कनाडा के साहित्यकारों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें यहाँ की संस्थाओं की। 1982 में टोरंटो में हिंदी परिषद टोरंटो के नाम से एक संस्था का आरंभ हुआ और इसके भी प्रथम अध्यक्ष थे रघुवीर सिंह जी। डॉक्टर भारतेंदु जी से अभी आपका परिचय होगा, वे इस संस्था के संस्थापक सदस्य रहे हैं और इस संस्था में बहुत लोग जुड़े, डॉक्टर यादव, आदेश जी, शहर शर्मा और बहुत सारे लोग जिन्होंने अब सब परिवार उसमें हिस्सा लिया, कार्य किया और सब परिवार लोगों को निमंत्रित किया देखने के लिए। ये बहुत अच्छी संस्था थी जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो 1994 में 1994 में एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन का आयोजन किया जिसमें देश विदेश के लोग आए और उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी घटना थी कि वो एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर आदेश जी।
और एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इस संस्था ने नीरज जी, सोम ठाकुर जी, विजेंद्र अवस्थी जी इत्यादि अनेक भारतवर्ष के महान साहित्यकारों को यहाँ निमंत्रित किया और सबने उनकी रचनाओं का आनंद उठाया। 1999 में भारतेंदु जी वो इस विषय में विस्तार से बताएंगे। उन्होंने एक और संस्था यहाँ पर निर्मित की, हिंदी साहित्य सभा, और इसका कार्य भी हिंदी का प्रचार करना था। और इसमें भी जुड़कर हम लोगों ने बहुत तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बहुत आनंद पूर्वक सबने मैंने उसका आनंद उठाया। और उसकी एक विशेष बात है कि हम लोग का टिकट सिर्फ $2 था और उसमें हम लोग नाश्ता भी देते थे। सब लोग इस बात से बड़े प्रसन्न थे। और इसके पश्चात इसमें जो 12 परिवारों ने हिस्सा लिया था, जिनके सहयोग से संस्था चली, उनके नाम है शैल शर्मा, श्रीमती अरुणा भटनागर, डॉक्टर भारतेंदु जी तो थे ही, दीप्ति जी, डॉक्टर बीज किशोर कश्यप, डॉक्टर कैलाश भटनागर, प्रमिला भार्गव, श्री शरण श्रीवास्तव और ओंकार द्विवेदी जी और राज महेश्वरी जी। 2002 में हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड का निर्माण हुआ। इसकी विशेषता ये थी कि इन लोगों ने प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यभार संभाला और आज तक 15 पुस्तकों का इन्होंने सफलतापूर्वक प्रकाशन किया है। समय समय पर यहाँ के लोगों ने कई काव्य संग्रह भी निकाले। अब मैं यहाँ 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम जोड़ना चाहती हूँ। एक तो प्रोफेसर हरिशंकर आदेश जी, जिन्होंने लगभग 300 हिंदी की पुस्तकें लिखी हैं और उनकी पुस्तकें देश विदेश में सभी उनसे परिचित हैं। उनकी पुस्तकों पर भारतवर्ष में PhD भी की जा रही है और उन्होंने 8 महाकाव्य लिखे हैं। उनके कुछ एक के नाम है अनुराग, गीत रामायण, महारानी दमयंती, और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने राम काव्य लिखा है, वो भी एक महाकाव्य है। आदेश जी न केवल साहित्य वरन धर्म तथा संगीत सभी में शिरोमणि थे। उन्होंने कवि सम्मेलन कई कराए और कितनी प्रेरणात्मक बातें करते थे और कितना हम लोगों का उत्साह बढ़ाते थे। उनको हम हमेशा यहाँ के कनाडा के हिंदी प्रेमी हमेशा याद रखते हैं। और एक और डॉक्टर यादव, उनका नाम मैं नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर यादव ने डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने 600 से अधिक कविताएं लिखी और 3 काव्य संग्रह प्रकाशित किए। पहला उनका काव्य संग्रह 2006 में चंदन मन के नाम से प्रकाशित हुआ और अभी 2019 में उनका तीसरा काव्य संकलन इंदिवर के नाम से प्रकाशित हुआ, जिनकी भाषा भाव सब उच्च कोटि के, एकदम शुद्ध संस्कृत की भाषा और सुंदर भावों की कविता। तो इन सब चर्चाओं के साथ अब मैं निमंत्रित करना चाहूंगी हमारे, जिनके लिए हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी आधारशिला के वे महानुभाव, जिनमें पहला नाम श्री नाग द्विवेदी जी का है, जो कनाडा में 50 वर्षों से हिंदी की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और हिंदी राइटर्स गिल्ड ने उनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया। और अब मैं श्री नाग द्विवेदी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पे आए और हमें बताएं कि उनकी साहित्यिक यात्रा कैसी रही और किस प्रकार उन्होंने 1988 में, उस समय जबकि हिंदी का इतना वातावरण नहीं था, कैसे 17 कवियों को लेके टोरंटो के, और टोरंटो के नहीं पूरे कनाडा के 17 लोगों को लेके उन्होंने एक काव्य संकलन का प्रकाशन करवाया। उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो कृपया आपका स्वागत करती हूँ श्रीनाथ जी, आइए और हम लोगों को अपने विचारों से अवगत करवाइए। धन्यवाद। नमस्कार आशा जी, हिंदी प्रेमियों, हिंदी सहयोगियों, हिंदी समर्थकों को मेरा प्रणाम। ये बहुत अच्छा कार्य है कि विश्व के हिंदी प्रेमियों को इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में निश्चय ही एक ये बहुत ही अहम कदम होगा। जहाँ तक हिंदी का संबंध है, कनाडा में मैं आया था 71 में विल्फ्रेड लॉरी यूनिवर्सिटी में MA के
प्रोग्राम में आया था। उस समय बहुत सीमित लोग थे, हिंदी हिंदी जानने वाले। हम लोग मिलते रहते थे आपस में, घरों में किसी प्रकार के कार्यक्रम होते थे, उनमें हिंदी कविता है, गज़ल है और लोकगीत भी हैं, सभी तरह का कार्यक्रम होता था। पर धीरे धीरे वातावरण बना, बहुत बड़ी संख्या में, न केवल भारतवर्ष से बल्कि और भारत के जो देश हैं, कुछ गए हुए लोग हैं, वहाँ उनका भी आगमन हुआ, फिजी से और हमारे ट्रिनिडाद से, गयाना से, सूरीनाम आदि देशों से, मॉरिशस से लोग आए। तो उसके कारण एक वातावरण बना। और पहले हम लोग जो उत्सव मनाते थे, त्योहार मनाते थे, उसमें कुछ कार्यक्रम होते थे। उन कार्यक्रमों में हिंदी प्रमुख थी माध्यम, आपस के वार्तालाप का और दोनों को व्यक्त करने का। इसलिए धीरे धीरे ये वातावरण बना। प्रोफेसर ओपी द्विवेदी, मेरे बड़े भाई साहब, उनकी प्रेरणा से, प्रोत्साहन से 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन या कवि सम्मेलन कहिए, वो यूबीसी यूनिवर्सिटी में एक संस्था है यहाँ, कासा, कैनेडियन एशियन स्टडीज एसोसिएशन, जिसमें यूनिवर्सिटी के, जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी के, उसमें प्रोफेसर हैं, डिफरेंट उसके विभिन्न विभाग हैं, विषय हैं, उस पर वो लोग कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूबीसी में, मैं भी था, और डॉक्टर इकबाल नारायण जो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो उसमें सम्मिलित हुए थे। तो वहीं 82 में यह सोचा गया कि एक संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से हिंदी का प्रसार हो सके। उनके प्रोत्साहन से और सहयोग से एक राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य परिषद का गठन किया गया, जिसमें प्रोफेसर ओपी द्विवेदी और प्रोफेसर टी.जी. द्विवेदी मॉन्ट्रियल से, और नित्यानंद वर्मा हमारे वहाँ से आटवा से, और डॉक्टर राधेश्याम पांडे वो भी आटवा से, और डॉक्टर प्रोफेसर आर.बी. सिंह हमारे हैमिल्टन से, और मैं कैलगरी से, वो भारतेंद्र जी उसमें सम्मिलित हुए। इस प्रकार सोचा ये गया कि हम अपने शहरों में यद्यपि कार्य कर रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में, पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से पूरे लोगों को, कनाडा के लोगों को जोड़ा जाए। और उसी के माध्यम से 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई, आपने उसका उल्लेख किया था हिंदी, और क्योंकि 1987 से मैं हिंदी साहित्य परिषद का अध्यक्ष था, तो इसमें 2 भाई साहब की प्रेरणा से और उनके सहयोग से और परिश्रम से एक हमें अनुदान मिला फेडरल गवर्नमेंट से, और उसके आधार पर एक पहली कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने 89 में कार्लटन यूनिवर्सिटी में की, जिसमें भारतवर्ष से और यूके से और कनाडा से, अमेरिका से लोग सम्मिलित हुए कॉन्फ्रेंस। और दूसरी कॉन्फ्रेंस जिसका आपने उल्लेख किया था वो टोरंटो में हुई, और सम्मिलित कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय समिति जो है अमेरिका की, उसके दोनों को जोड़ करके मिला करके वो कार्यक्रम किया गया था। और धीरे धीरे वातावरण उन्हीं की प्रेरणा से, भाई साहब की प्रेरणा से, उन्होंने कहा एक पत्रिका प्रकाशित की जाए। सर्वप्रथम हिंदी संवाद है 84 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, पर सबसे समस्या थी कि इसको प्रकाशित कैसे किया जाए, लोगों से किस प्रकार वार्तालाप किया जाए, उनको जोड़ा जाए। तो इसमें थी, इसकी जो मूल प्रति थी वो डॉक्टर भास्कर नाथ तिवारी इलाहाबाद से वो बनाते थे, वो भेजते थे भाई साहब को गल्फ में, और भाई साहब अपने वहाँ गल्फ यूनिवर्सिटी की प्रेस से उसको प्रिंट करके और उसके वितरण का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो भी वही करते थे। और इस प्रकार हमने 1984 से लेकर के त्रैमासिक हिंदी साहित्य पत्रिका का प्रकाशन 2000 तक हम त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करते रहे। और उसमें जो हमारे हिंदी के लोग थे, रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उनकी जितनी रचनाएं वो हम लोग प्रकाशित करते थे। इसके बाद ये हुआ 1988 में, जिसका आपने उल्लेख किया, कैनेडियन काव्य धारा
का प्रकाशन हुआ, मैंने उसका संपादन किया। और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को तक पहुंचा जाए, और उसमें पूरी कनाडा के विभिन्न जो देशों, जो शहरों के लोग हैं, मॉन्ट्रियल है, और ऑटवा है, हैमिल्टन है, विनिपेग है, कैलगरी है, हाँ हिंदी कैनेडियन काव्य सारा ये प्रकाशित किए। और इस सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें जिनकी रचनाएं थी उनका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, क्योंकि ये था आवश्यक था कि जो मुख्य धारा है कुछ के लोग अंग्रेजी समझने वाले बहुत से हमारे बच्चे हैं परिवारों के, वो हिंदी उतनी अच्छी तरह नहीं समझते, इसलिए उसका अनुवाद हिंदी में किया गया। पर धीरे धीरे है कि वातावरण बना और ढेर सारे कवि सम्मेलन और ये कार्यक्रम हुआ, ये बढ़ता रहा। और धीरे यह 1900 इसके बाद 1900 बाद में ये हुआ कि 2008 में एक मैंने दूसरी संकलन प्रकाशित किया। पहला संकलन था उत्तरी अमेरिका के हिंदी साहित्यकार, जिसमें 52 साहित्यकारों की रचनाएं थी, उनका परिचय था। तो इस प्रकार पहला ये प्रयास किया कि उत्तरी अमेरिका के जितने हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी साहित्यकार हैं, उनको जोड़ा जाए, इस प्रकार प्रकाशन हुआ। यही नहीं, 3 और ग्रंथावलियां मैंने प्रकाशित की। एक रावी के एहसास पिंजर के तट पर, कलम, और जिसमें कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला चारों जो हिंदी जो हमारे कनाडा के साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का संकलन था, और उनकी पहले और दूसरे में उन्हीं की लिपि में प्रकाशित की। और जो तीसरी जो ग्रंथावली थी ये रेनबो, वो ये सोचा गया कि ये हिंदी और जो लिपियां हैं लोग समझते नहीं हैं, तो इसका हम लोगों ने अंग्रेजी अनुवाद किया। तो इसलिए भी इस प्रकार अंग्रेजी अनुवाद उसका रेनबो हम लोगों ने प्रकाशित किया। हिंदी और हिंदी साहित्य परिषद बीसी की एक धारा 1998 में मैंने स्थापित की, यहाँ आकर के, सरी आकर के, और वो अभी कार्यक्रम कर रही है। और उसके माध्यम से हम लोक साहित्य, लोक महोत्सव मनाते हैं, और ये 12 वर्षों से मना रहा है। जो हिंदी भाषा की जो हमारी बहनें हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बोलियां हैं, चाहे ब्रजभाषा हो, अवधी हो, बुंदेली हो, भूगोली, चाहे भोजपुरी हो, पहाड़ी हो, तो ये आवश्यक ये है कि इनको साथ लेकर के, इनको इनके अब धीरे, क्योंकि बॉलीवुड का इतना प्रभाव पड़ा है कि जो हमारे लोकगीत हैं वो लोकगीत धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि उसके विकास के लिए, उससे पुनरुत्थान के लिए हम लोग प्रयास करें। तो हमने प्रयास किया है कि 12 वर्षों से लोक महोत्सव प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, जिसमें कि हमारी जो उपभाषाएं हैं उनके ही कार्यक्रम, नृत्य हैं, गाने हैं, गीत आदि होते हैं। तो ये इस तरह का प्रयास चल रहा है। और हमारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं और उससे जुड़े हुए लोग हैं, अपनी अपना प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कनाडा के कम से कम वर्ष में, ना संभव हो 2 वर्ष में, ऐसा कुछ कार्यक्रम करें जिसमें कि हिंदी के जो भी जो रचनाकार हैं, चाहे जिस शहर में रह रहे हों, वो जुड़ सके और ऐसा कार्यक्रम बन सके। तो मेरी ये कामना है कि भविष्य में कुछ ऐसा हम इस विषय में सोचें और विचार करें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अब इतने समर्थ हमारे यहाँ साहित्यकार हैं कि हमें भारतवर्ष की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जो हमारे समर्थक साहित्यकार हैं, उनकी साहित्यिक कृतियां हैं, उसकी कृतित्व है, उनका व्यक्तित्व है, उसके आधार पर हम स्वयं खड़े हो सकते हैं हिंदी को लेकर के। अब हमें जरूरत नहीं है कि वो हमारी पीठ थपथपाए कोई, हम स्वयं समर्थ हैं इतने कि अपने कार्यों के आधार पर, अपनी कृतियों के आधार पर, अपनी रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में, हिंदी विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप शीना, सब विषय चर्चा की, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इतना आपने कार्य किया, हम लोग को मालूम था लेकिन इतना भी नहीं मालूम था। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। और आपके भाई साहब को तो हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ओपी द्विवेदी जी ने टोरंटो में आके हम लोग को कई बार निमंत्रित किया। गुएल्फ यूनिवर्सिटी में उन्होंने कवि सम्मेलन करवाया और न्यूयॉर्क, मैंने यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई वार्ताएं कराई हिंदी के विषय में। तो हम उनको शत शत नमन करते हैं। और अब मैं चाहूंगी कि मैं अपने दूसरे अतिथि को बुलाऊं, श्री भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु जी, अब आपका मंच पर स्वागत है। भारतेंदु जी प्रयाग विश्वविद्यालय से बीएससी और एमसी टेक करने के पश्चात इस वर्ल्ड स्कॉलरशिप के माध्यम से सास्काटून यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी किया। बचपन से ही वे कविताएं लिखते थे। साहित्य धर्म दोनों में उनकी समान रूप से जीवन रुचि रही है और आजीवन रही। और टोरंटो में जो पहला मंदिर हिंदू प्रार्थना समाज बना, उसमें भी वो संस्थापक सदस्य रहे हैं। और उसी प्रकार हिंदी की जो पहली संस्था थी, हिंदी परिषद टोरंटो, उसमें भी वे संस्थापक सदस्य रहे हैं। इसी से पता चलता है उनका कार्यक्षेत्र कितना विशद रहा है। और उन्होंने एक तरफ तो कविताओं का एक संग्रह निकाला था 1996 में, और उसका शीर्षक था उस पार से। और उन्होंने धर्म विषयक कई ग्रंथ हिंदी में लिखे। एक लिखी भगवत गीता ज्ञान, और रामास ग्लोरी उन्होंने इंग्लिश में लिखी। तो क्योंकि इनके कई ऐसे भी शिष्य हैं जो उनसे हिंदी पढ़ते हैं और वो उनको इंग्लिश में समझाते हैं धर्म के बारे में। तो उनका ज्ञान विशद है, उनका कार्य क्षेत्र विशद है। वो कैसे जुड़ सके, उनको कौन सी चुनौतियां मिली जिनका सामना उन्होंने किया। तो स्वागत है भारतेंदु जी का। नमस्कार, धन्यवाद आशा जी। और मैं सबको सर्वप्रथम नमस्कार कहना चाहूँगा। और ये हिंदी लिटरेरी सोसाइटी जो ये स्तुति कार्य कर रही है, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जैसा आशा जी ने कहा कि मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस देश में 61 साल पहले आया था और तब का वातावरण बहुत भिन्न था। उस समय तो यहाँ कुछ था ही नहीं लगभग। हाँ, ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी विश्वविद्यालयों में भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय लोग करते थे, उनमें मुख्यतः हिंदी के ही गाने होते थे। और जब 60s में वो मंदिर धार्मिक संस्थाएं बनी, जैसे प्रार्थना समाज है, मंदिर तो बाद में बनाए गए हैं। तो उसी समय तो उस समय यद्यपि लोगों की मातृभाषा तो हिंदी नहीं थी, लेकिन हिंदी का ही प्रयोग होता था। हिंदी के ही भजन, आप समझ लीजिए, मैं कहूँगा लगभग 95% से ज्यादा हिंदी के ही भजन होते। और जिनकी मातृभाषा थी वो 70 में तक उन्होंने एक संगठित रूप से, सामूहिक रूप से कार्य करना नहीं प्रारंभ किया था, क्योंकि अभी वो यहाँ पर पूरी तरीके से जमे नहीं। और कुछ लोग तो आए ही थे 70s में, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, श्रीनाथ भाई। तो
पहले जैसे द्विवेदी जी ने कहा, पहले लोग प्राइवेटली मिलते थे, जैसे अचला, हम, यादव साहब और 2-3 परिवार और लोग थे। वो सब लोग बच्चों को हिंदी पढ़ाते थे। 80 में हिंदी परिषद का गर्भाधान हो गया था। यद्यपि जन्म तो हुआ है 82 में, तो इतना समय लगा कि लोगों के विचार विमर्श हो और फिर संस्था बने और फिर एक उसमें कार्यकारिणी समिति चुनी जाए, तो उसमें इतना समय लगा। हिंदी परिषद ने काम किया और जैसा आशा जी ने बताया था कि उन्होंने 1994 में यॉर्क यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा 3 संस्थाओं ने, हिंदी लिटरेरी सोसाइटी, हिंदी परिषद और इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर एक वर्कशॉप करी थी, एक कॉन्फ्रेंस करी थी, अधिवेशन किया था। उसमें जैसा आशा जी ने कहा कि कवि सम्मेलन भी हुआ था। लेकिन मैंने ये देखा है कि संस्थाएं करीब 20-25 साल तक तो बहुत सक्रिय रहती हैं और फिर कुछ उनमें निद्रा आ जाती है, कुछ सुषुप्त हो जाती हैं, कुछ गहरी नींद में चली जाती हैं। तो 1997 में हमने और हमारे स्वर्गीय ओपी भाई ने और अचला जी ने, हम लोगों ने पहले मिले हम लोग और फिर ये सोचा कि अब हिंदी परिषद तो कार्य नहीं कर पा रही है, तो हम क्यों न कोई ऐसी संस्था प्रारंभ करें जिसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य साहित्य का प्रचार, प्रसार और निर्माण हो। तो तब हिंदी साहित्य सभा बनाई गई। उससे पहले जो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो सार्वजनिक कवि सम्मेलन हुआ, उसमें लोग जो आए, तब लोगों का संपर्क बढ़ा। और हिंदी परिषद में, क्योंकि मैं भी था उस समय, तो हम लोगों को ये पता नहीं था, हम लोग नहीं जानते कि कितने लोग टोरंटो में आएंगे उसको सुनने। और उसमें मैं नंबर तो मुझे गिना नहीं था हम लोगों ने, लेकिन लगभग 75 और 100 के बीच में लोग वहां आए, जिससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली और तब हिंदी परिषद का गठन हुआ। हिंदी साहित्य सभा करीब 1997 से लेके 2000 तक 12 परिवारों के घरों में मिलती रही और कवि गोष्ठियां होती रही। और फिर 1997 में ये 2000 में पहली कार्यकारिणी समिति चुनी गई। मेरा अनुभव ये है कि हिंदी के लोग अलग अलग तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन जब साथ साथ करने की आती है तो थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं, जो सभी संस्थाओं में होती हैं। और मैं तो कई वैज्ञानिक समितियों में रहा हूँ,
लेकिन वहां इतनी समस्या नहीं आती थी जितनी हिंदी वालों में आती। ये एक विशेषता है हिंदी। जैसा हमारे श्रीनाथ भाई जी ने कहा कि हिंदी के यहाँ पर अब कुछ इतने अच्छे साहित्यकार हैं कि हमको किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी से कोई हमसे कहे कि हाँ आप ऐसे हैं और जिससे हमको प्रेरणा मिले। प्रारंभ की बात दूसरी थी। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सामग्री है, लेकिन 1997 के बाद हिंदी साहित्य सभा ने संभाला है, जो अभी भी कर रही है कार्य। एक हिंदी साहित्य सभा ने एक काव्य संग्रह भी निकाला था और 1997 में भी एक हमने और त्रिपाठी जी ने मिलके एक प्रवासी काव्य संग्रह निकाला था। उसी से ज्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन हुआ और वो फिर हमने काव्य किंजल्क निकाला। हमने तो काव्य किंजल्क नहीं निकाला, काव्य किंजल्क तो आदेश जी ने निकाला अपने ही साधनों से, अपने ही धन से। और हमारा जो काव्य संग्रह था उसमें 2 भाग थे, सभासद और सभागत। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा आशा जी ने कहा है, 2002 से बहुत अच्छा काम हिंदी लिटरेरी सोसाइटी कर रही है और अब टोरंटो में 2 संस्थाएं हैं, हिंदी लिटरेरी सोसाइटी और हिंदी साहित्य सभा, और दोनों अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। हिंदी लिटरेरी सोसाइटी बहुत एक्टिव है और उसमें तरुण लोग हैं, जैसे हमारी शैलजा जी हैं। यही मैं कहना चाहूंगा कि भगवान कनाडा में हिंदी को बढ़ाए, फले फूले, और मेरी ये बहुत आशा है और ये प्रार्थना है अपने युवक युवती कवि कवित्रियों से, जो कि हिंदी की जो हमने दिया जलाया है उसको आप मशाल बना दीजिएगा और एक दिन उसका सूरज चमका दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारतेंदु जी। आपने जो इतने सुंदर वचनों में हिंदी राइटर्स गिल्ड को आशीर्वाद दिया है, तो उस आशीर्वाद के साथ आशा है हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आपका परिचय मैं जिनसे कराना चाहती हूँ, उनका नाम है श्रीमती दीप्ति अचला कुमार। अचला जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है और बहुत गहरे संबंध है। इनके विषय में मैं जो एक विशेष बात कहना चाहती हूँ वो ये कि जो आत्मीयता, सहजता और मिठास उनके स्वभाव में है, वही आत्मीयता, सहजता और भाव प्रवणता उनकी रचनाओं में भी है, जो कि हृदय को सहज भाव से स्पर्श करती है। दीप्ति जी का जन्म इलाहाबाद में एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक परिवार में हुआ। इनके पिताजी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। इनकी मौसी महादेवी वर्मा जी 20वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती है हिंदी की, और इनके ससुर जी श्री धीरेन्द्र वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और जब बरसों पहले मैं हिंदी ऑनर्स पढ़ रही थी तो भाषा विज्ञान में उनका इतना आधिपत्य था
कि हर कक्षा में उनका नाम हम सुनते थे। और अचला जी ने इलाहाबाद से ही इतिहास में एमए किया और छठी दशक में पति के साथ वे कनाडा आ गई अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर। और यहाँ पर उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कर स्कूल में 30 वर्षों तक पढ़ाया। इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, अनेक रंग, जिसमें उन्होंने अपनी कविताओं के साथ साथ बच्चों के स्कूल में शिक्षण को लेके उनको जो अनुभव हुए उसके आधार पर बड़े आत्मीय से संस्मरण लिखे हैं। सो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अचला जी को मंच पे आने के लिए। तो अचला जी, आप बताइए, उस समय आज से 50 साल पहले जब आप कनाडा आई 2 छोटे बच्चों को लेकर, ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से कितना भिन्न वातावरण था, तो आपको कैसा लगा था उस समय? आप उस समय के अनुभव के बारे में बताइए, उसके बाद हम आपकी कविता भी सुनेंगे। तो आइए, स्वागत है। आशा, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को मेरा बहुत नमस्कार। आशा ने मेरा परिचय बहुत अच्छी तरह से दिया। मैं उतनी योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब यहाँ आई तो बहुत कठिन समय लगा, क्योंकि कुछ भी हिंदी की चीजें यहाँ नहीं मिलती थी, खाने पीने का सामान नहीं था और उस तरह से तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एडजस्ट किया। फिर टीचर्स ट्रेनिंग की। तो बस ये कह सकती हूँ कि एक तो परिवार का बहुत सहयोग रहा, उसके साथ मित्रों का भी सहयोग रहा, क्योंकि सभी लोग एक नाव में सवार थे। सभी लोगों को यहाँ परेशानियां थी, या हम लोग अपने देश को मिस करते थे, उसको याद करते थे। तो हम सब ने मिल करके मतलब ये दिन काटे और काफी करके हम लोग मिलते थे और एक दूसरे को सहयोग देते थे। यह भी देखते थे कि यहाँ की चीजों को किस तरह हम लोग थोड़ा बदल के हिंदुस्तानी ढंग से बना सकें, खाना और सब चीजें। वेशभूषा भी स्त्रियों के लिए एक समस्या थी, क्योंकि हम लोग यहाँ के कपड़ों के आदी नहीं थे, तो उसको भी करना पड़ा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब मन में लगन होती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। तो हम लोगों ने, जो भी लोग उस समय आए थे, अपने को अब परिवर्तित करके किसी भी तरह से यहाँ के योग्य बनाया और काम करते रहे। तो इस बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि मित्रों का सहयोग, परिवार का सहयोग, और ये भी कहूंगी कि यहाँ के लोगों ने भी बहुत सहायता दी। मैं इस बात को नकार नहीं सकती कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी हम लोगों को समझने का प्रयत्न किया और कोशिश की हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाए यहाँ के जीवन में। तो मेरा भारत में बहुत से साहित्यकारों से मिलना जुलना रहता था, क्योंकि वो लोग घर में आते थे। तो यहाँ आकर वो तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें नहीं। लेकिन फिर भी पत्र व्यवहार के द्वारा कुछ संपर्क हो जाता था। तो बाद में तो हिंदी की इतनी चीजें हो गई कि हम लोगों ने स्वयं शुरू कर दिया, तो काफी अच्छा रहा। उसके बाद यहाँ आए और हिंदी का यहाँ पर देखा कि लोग बहुत हिंदी काम कर रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा लिखना शुरू किया। और उसकी मैंने एक कविता लिखी थी, जो कि आपको सुनाती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। तो जब सबको लोगों को लिखते देखा तो मुझे भी इच्छा हुई कि कुछ लिखूं। तब तक मैंने हिंदुस्तान में स्वतंत्र लेखन नहीं किया था, और तो मैं सब चीजों में भाग लेती थी, वाद विवाद में, सब में, लेकिन स्वतंत्र लेखन नहीं किया। तो यहाँ पर आकर जब मैंने लिखा, उसी बारे में है। मैं उसका एक आध वर्ष छोड़ के 2 पढ़ती हूँ। मन में आया मैं भी लिखूं, मित्रों ने उत्साह बढ़ाया, मेरा बढ़ता जोश देखकर पति परमेश्वर ने समझाया। यह सच है न लिखा कुछ अब तक, भाव तुम्हारे मन में ही है, लड्डू और समोसे बनके वे ही कब से फूट रहे हैं। उन्हें संवारो और सजाओ जैसे बाग लगाता माली, तब तक घर की और बच्चों की मैं कर लूंगा कुछ रखवाली। मैंने भी कविता लिख डाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुनना था कि अब जोश आ गया। छोड़ी कर तत्परता से लिए लेखनी कर में बैठी, तोड़ा छिछले जग से नाता,
गहरे भाव सिंधु में बैठी। पति पूछे खाना कब होगा, प्रत्युत्तर जब तुक बैठेगा। सिर थामे वे सोच रहे हैं, यह मैंने क्या विपदा पाली। मलिन वस्त्र से भरा घर सभी, फ्रिज का कोना कोना खाली, मैंने भी कविता लिख डाली। तो बहुत सुंदर। तो इस तरह की कविता मतलब लिखी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी बात हिंदी साहित्य सभा के बारे में करना चाहती हूँ। हम लोगों ने हिंदी साहित्य सभा कुछ लोग थे, सबने मिलकर शुरू की थी, और उसमें हम लोगों ने इतना आनंद लिया कि इसका जवाब नहीं आशा को याद होगा। हम लोगों ने कितने नाटक किए, कितने कवि सम्मेलन, कितनी चीजों में भाग लिया, और कभी कभी गलतियां भी की, लेकिन हंसते खेलते हम लोगों ने वो समय काट दिया। इससे पहले 6 परिवारों ने मिल करके हम लोगों ने बच्चों को हिंदी सिखाने, जैसा भारतेंदु जी ने भी कहा है, हिंदी सिखाने का बीड़ा उठाया था। तो उसमें हम लोग थे, डॉक्टर यादव थे, सुधाकर गुप्ता जी थे, डॉक्टर भारतेंदु जी, डॉक्टर भार्गव और एक श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी। तो हम लोग हर इतवार को मिलते थे और हिंदी की शिक्षा देते थे बच्चों को। उसके साथ ही साथ अपने त्योहार वगैरह भी साथ में मनाते थे। तो वो हम लोगों का हिंदी की ओर पहला प्रयास था। इसके बाद फिर 12 परिवार जुड़े और बाद में फिर हिंदी साहित्य सभा का संगठन हुआ। तो इस तरह से हिंदी का काम किया। अब मैं आपको एक और कविता अपनी सुनाने जो कि थोड़ी गंभीर है और आशा आप लोगों को अच्छी लगेगी। संध्या के घिरे छुटपुटे में, संध्या के घिरे छुटपुटे में, करबंद किवाड़ों को जग के, उकसा कर स्मृति की बाती, मैं जीवन बही पलटती हूँ, जाने क्या खोजा करती हूँ, जाने क्या खोजा। जितने पन्ने उतने खाते, जितने पन्ने उतने खाते, कुछ बंद हुए कुछ चलते हैं, हर पन्ने पर बीते कल के कितने ही चित्र उभरते हैं, पुरानी बातें सोचते हैं। कुछ खाते खुले हुए तब के, जब लाभ हानि का ज्ञान न था किंचित नहीं लगाने को, पर आशा का परिमाण न था। ये बचपन की बात है। उस समय कमाया पर जो भी जीवन भर अपने काम आया, दोनों हाथों से खर्च किया पर फिर भी बहुत बचा पाया। कुछ खाते ऐसे भी दिखते, कुछ खाते ऐसे भी दिखते, सर्वस्व लगा डाला जिनमें, हर सांस खींच कर यत्न किया पर कण भी लाभ नहीं जिनमें। इस सारे लेखे जोखे में एक सत्य उभर कर आता है, यह जीवन यदि कुछ देता है 100-100 हाथों से पाता है। यह जीवन यदि कुछ देता है 100-100 हाथों से पाता है। खोया कितना भी हो उससे, पाने का पलड़ा भारी है, और इसीलिए शायद अपनी आती जाती रुकती चलती सांसों का क्रम भी जारी है। आभार मानती अपनों का, पर याद सभी को करती हूँ, और बादल सा हल्का मन ले, यह बही बंद कर रखती हूँ, यह बही बंद कर रखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ अंत में, कि जब मैं भारत यात्रा में कई बार गई तो लोग बोलते थे कि अरे तुम लोग 50 साल वहां रहे हो, तुम लोग की हिंदी भूले नहीं। तो मेरे मन में एक ही बात आती थी, अपनी मातृभाषा कोई कैसे भूल सकता है। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि जब मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत से बहते हैं। सब कुछ भूल जाए, मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा। और सच पूछिए तो मुझे तो ये लगता है हम लोग सब जितना हिंदी का थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं और हिंदी पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, हम लोग की हिंदी तो यहाँ आकर पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई है। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो सबको मैं बात कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों की अंग्रेजी भी यहाँ आके बेहतर हो गई और हिंदी भी बेहतर हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इतने लोगों से मिलना हुआ जिनसे के साथ भारत में शायद नहीं मिलना होता। तो मुझे तो, मैं ऐसे परिवार से, साहित्यिक परिवार से आई थी, लेकिन अब तो मुझे यहाँ लगता है कि वैसा ही साहित्यिक परिवार यहाँ पर बन गया, और ईश्वर करे इसी तरह से हिंदी बढ़ती रहे और जगत में अपना प्रकाश फैलाती रहे। मैं यही कामना करती हूँ।